हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। चलो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज लायबिलिटी साइड। ये पार्ट 2 है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी बैलेंस शीट की, वो उसमें सिर्फ एसेट साइड ही मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी और मुझे उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है। ठीक है, तो आज हम रिवाइज करेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो जल्दी से आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड मैंने आपके सामने रख दी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आपको याद करा देता हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, फिर शेयर होल्डर फंड लिखा हुआ है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़, शॉर्ट यानी करंट लायबिलिटीज़, या फिर हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ठीक है, अब मैं बारी बारी से इनको याद कराने की आपको कोशिश करूँगा। तो जल्दी से देखिए, पहले हम जल्दी से इनको समझ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैं दूसरी कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं जल्दी से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसी को याद करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी कैसे याद होगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं बिजनेस जो पैसे यानी बिजनेस के पास जो फंड आता है वो दो सोर्सेज से आता है। फर्स्ट सोर्स होता है ओनर से पैसा लेना, सेकंड सोर्स होता है ओनर के अलावा बाहर वालों से पैसा लेना। तो जो मालिकों से पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं इक्विटी। जो मालिकों से पैसा लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी। और जो बाहर वालों से पैसा लिया जाता है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। तो बैलेंस जो बिजनेस है वो सबसे पहले किससे पैसा मांगेगा, मालिकों से। तो उनके पैसे की सबसे पहले बात होगी, और फिर मांगेगा बाहर वालों से, तो बाद में जो बात होगी बाहर वालों के पैसे की होगी। ओके, तो सबसे पहले मालिकों के पैसे की बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में, और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में बात होगी बाहर वाले लोगों के पैसे की बात। ठीक है, तो मालिकों के पैसे की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड। तो मालिकों का नाम क्या होता है, मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स का पैसा। उसमें बात आती है उन्होंने कितना पैसा लगाया, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दो तरह के शेयर्स होते हैं हमारे पास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये मालिकों ने पैसा बिजनेस में लगाया है। और ये है क्या बचाया है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे सभी रिजर्व जो भी बिजनेस ने बनाए हैं, चाहे वो स्पेशल रिजर्व हो, स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व हो, या फिर जनरल रिजर्व हो, तो सभी रिजर्व यहाँ पे फॉल करके चलेंगे। सर जल्दी से एक बार हमें जल्दी बता दीजिए। तो सुनिए जल्दी से, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस माइनस में यहाँ पर आएगा। क्यों सर, एसेट साइड पर दिखाते तो पार्टनरशिप में हम, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस है यहीं पर आपको दिखाना है माइनस करके। ओके, फिर उसके बाद जो भी रिजर्व हैं, जैसे आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते वक्त देखे हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी यहाँ पे फॉल करेंगे अगर होंगे तो। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सभी रिजर्व यहाँ पे फॉल करके चलेंगे। इनके अलावा और कोई भी रिजर्व है तो वो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा लगाया, किसने लगाया, मालिकों ने लगाया, और बिजनेस में पैसा बचाया है, ये क्या है, बचाया। ठीक है, फिर बात आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एज सच ये पॉइंट आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, आपके एग्जाम में भी ये रेयरेस्ट ही केस होगा जिसमें पूछा जाएगा ही नहीं। ओके, फिर भी जल्दी से एक बार देख लो, ये क्या होता है, कंपनी शेयर वारंट इशू कर देती है, जो होल्डर्स होते हैं यानी शेयर एप्लीकेंट को शेयर वारंट इशू कर देती है और उनको प्रॉमिस करती है कि हम आपको इक्विटी शेयर देंगे लेटर डेट पर। तो अभी शेयर नहीं मिलेंगे, लेटर डेट पर आपको मिलेंगे। जिसके पास भी ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको, यानी एक स्लिप दे दिए सबको, और प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आपको शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, समझ आता तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये वो पैसा है जो कि एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल गई है लेकिन अभी तक लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुए। आपने देखा होगा शेयर कैपिटल का जब चैप्टर आप कर रहे थे, तो जो एप्लीकेशन मनी आती है वो पहले आती है और बाद में अलॉटमेंट की जाती है। कई बार कई लोगों को एप्लीकेशन करने के बावजूद भी शेयर नहीं मिलते हैं।
तो क्या है, ये एप्लीकेशन में रिसीव होगी लेकिन पेंडिंग अलॉटमेंट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक मालिकों के पैसे की बात चल रही है। तो जल्दी से एक बार याद करो, क्या लगाया है और क्या बचाया है, क्या लगाया है और क्या बचाया है। ठीक है, आगे बात आती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। तो थर्ड एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो किसके लिए बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं मालिकों के अलावा बिजनेस ने अगर किसी और से पैसे ले रखे हैं, यानी बाहर वाले, मालिकों के अलावा सभी लोग कौन होंगे, बाहर वाले, जो कि बिजनेस को पैसे लौटाने हैं। आगे, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है। नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज़ हैं जिसकी पेमेंट 12 मंथ्स के बाद होनी है, यानी 12 महीने के बाद जिनकी पेमेंट होगी वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। और 12 महीने के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट होगी वो है करंट लायबिलिटीज़। ठीक, तो 12 महीने कहाँ से देखने, बैलेंस शीट डेट से आप देख के चलो 12 महीने। एग्जाम्पल, अगर बैलेंस शीट हम 31 मार्च 2016 को बना रहे हैं तो उसके यानी 31 मार्च 2017 तक अगर कोई पेमेंट 31 मार्च 2017 तक होनी है तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगी, एक साल के अंदर अंदर। अगर पेमेंट 31 मार्च 2017 की बात करनी है तो वो आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक, आगे, तो अब मैं जल्दी से इनको बता देता हूँ सब हेडिंग्स में क्या क्या आएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा आपका डिबेंचर्स आ जाएंगे, बैंक लोन आएंगे, पब्लिक डिपॉजिट आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर फॉल करके चलेंगी, यानी जिनकी पेमेंट आपको एक साल के बाद करनी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, आपको याद है मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में भी बताया नहीं था, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को भी नहीं बताऊंगा। एग्जाम में ये मीनिंग पूछ सकते हैं बस, बाकी एसेट और कुछ भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछने वाले, क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड इशू है और इसके बारे में मैं बताऊंगा एक नेक्स्ट कोई वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आगे आती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनकी पेमेंट एक साल के बाद करनी है। यहाँ पे जो लायबिलिटी कवर हुई है उनके अलावा कोई और अगर लायबिलिटीज़ है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, मिस्टर राम है, मिस्टर राम से गुड्स खरीदे हैं लेकिन उनकी जो पेमेंट करनी है वो 12 महीने के बाद करनी है, यानी 1.5 साल के बाद करनी है, 1.5 ईयर के बाद करनी है, तो एक साल से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे वो फॉल करेंगे। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सर पहले ये बताइए प्रोविजंस क्या होते हैं। प्रोविजंस होते हैं जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज़ हैं, मतलब कि हमें ये तो पता है कुछ ना कुछ पैसा तो देना पड़ सकता है लेकिन अमाउंट सर्टेन नहीं है, यानी अमाउंट नहीं पता, तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारी एक्सपेक्टेड लायबिलिटी एक साल के बाद आने वाली है तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं, प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा अलग कर देते हैं उसकी तैयारी के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रोविजंस। जैसे हमें ये तो पता है एम्प्लॉय जब रिटायर होगा पैसे देने हैं, एम्प्लॉय जब रिटायर होता है उसको पैसे देने हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि कितना देना है, तो उसके लिए एक तैयारी की जाती है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्योंकि रिटायरमेंट जल्दी नहीं होने वाली, लॉन्ग टर्म में होने वाली, तो इसलिए एक साल के बाद, तो यहाँ पे वो फॉल करेगा। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज़। अच्छा, सबसे पहले मैं इनको याद कराने की कोशिश करता हूँ। आप इसके लिए याद रखेंगे, बदल डालो, बी बोरिंग का बी उठाएंगे, डी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का डी उठाएंगे, बी डी ओ और पी क्या उठाएंगे, बी डी ओ एंड पी। मैं लिख देता हूँ बी डी ओ पी, आप भी लिख लीजिए इसको, बी डी ओ पी। बदल डालो ऑयल पुराना, कैसे याद रखेंगे, बदल डालो ऑयल पुराना, बदल डालो ऑयल पुराना। ठीक है, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा फनी आप निमोनिक कोड बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, बदल डालो ऑयल पुराना। ठीक है, तभी आपके बाल अच्छे होंगे, अगर पुराना ऑयल आप बदल देंगे तो बाल अच्छे हो जाएंगे, तो बदल डालो ऑयल पुराना। ठीक है, आगे यहाँ पे कैसे याद करना है कि मालिकों ने कुछ पैसा लगाया और कुछ बचाया। बाकी ये दोनों पॉइंट ऐसा ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मालिकों ने पैसे लगाया और
बचाया। ओके, उसके बाद करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। ये वो लायबिलिटीज़ है जो बाहर वालों को पैसा देना है, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर देना है, बैलेंस शीट डेट से 1 साल के अंदर अंदर देना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट हमारी बन रही है, और 31 मार्च 2017 तक जो भी पैसा देना है वो सारा यहाँ पे फॉल करके चलेगा। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग, अब मैं इसको ऊपर से लेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पे कौन सी आ रही है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो बोरिंग तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, और यहाँ पे क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म, यानी 1 साल तक, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक। अच्छा, तो अगर मान लो कोई डिबेंचर की पेमेंट हमें करनी है 31 मार्च 2016 को हमारी बैलेंस शीट बन रही है, और हमें 30 जून 2016 को डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, वो फॉल करेगा इधर, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च को बन रही है और उसके 3 महीने के बाद ही पेमेंट होने वाली है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग में फॉल कर जाएगा। आगे इसी तरह कोई लोन होगा तो यहाँ पे फॉल करेगा। आगे ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल कौन से होते हैं, ट्रेड पेबल होते क्या हैं, इसमें फॉल करेगा क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। ट्रेड पेबल में कौन होगा, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटी, आप ऊपर देखें, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी लिख सकते हैं, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, मतलब 1 साल तक की जो लायबिलिटी, और उनको करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं और करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसमें एग्जांपल कौन से आएंगे अदर करंट लायबिलिटीज़ में, कि आपके जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, और अदर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, कॉल्स इन एडवांस है जो 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें फॉल करेंगी। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये इसमें क्या आएगा सर, इसमें आएंगे आपके जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, उसके बाद इसमें आएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स है, गवर्नमेंट को भी जो टैक्स देना है वो भी इसमें फॉल कर जाएगा। कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रपोज डिविडेंड है, वो सब इसमें फॉल कर जाएगा। ये डिविडेंड वगैरह आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स भी वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये सब चीज़ें नीचे भी हैं, लेकिन नीचे सिर्फ क्या है, शॉर्ट टर्म, ऊपर क्या है, लॉन्ग टर्म, नीचे है शॉर्ट टर्म, बोरिंग, अदर और प्रोविज़न। ऊपर है लॉन्ग टर्म, नीचे है शॉर्ट टर्म। ये सभी चीज़ें, तीनों चीज़ें, बोरिंग्स, अदर और प्रोविज़न, ये भी यहाँ पर भी सेम है, बस वहाँ पे लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म है। एक ही चीज़ अलग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ऊपर, और नीचे है ट्रेड पेबल। तो ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे ट्रेड पेबल। तो इसको कैसे याद रखेंगे, DTL, इसको शॉर्टकट में आप DTL बोल सकते हैं कि नहीं, DTL, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसको आप याद रखेंगे डिटोल, क्या याद रखेंगे, डिटोल। डिटोल हम खरीदते हैं किससे, क्रेडिटर से, उधार खरीदते हैं हम डिटोल। हमारा बिजनेस में जो डिटोल खरीदी जाती हैं, और वो क्या खरीदी जाती हैं, उधार खरीदी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये टेक्निक आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी।